चलिए आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही अजीब कल्पना से करते हैं। मान लीजिए कि किसी के घर के आंगन में खरबों डॉलर का एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। और जाहिर है वो इंसान उस खजाने को निकालकर अपनी जिंदगी बदलना चाहेगा। बिल्कुल। पर दिक्कत यह है कि उसके मोहल्ले की एक कमेटी है जिसने कानून बना रखा है कि कोई भी सदस्य एक लिमिट से ज्यादा खुदाई नहीं कर सकता। ओह, मतलब आपके पास खजाना है पर आप उसे निकाल नहीं सकते। ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। वही तो सालों तक वो इंसान उस कमेटी के नियम मानता रहता है, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक सारे नियम तोड़ देता है और उस कमेटी से ही बाहर निकल जाता है। और जब कोई इतना बड़ा खिलाड़ी ऐसा कदम उठाता है ना, तो सिर्फ मोहल्ले का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सिस्टम हिल जाता है। एग्जैक्टली। और आज की हमारी इस चर्चा का मुद्दा बिल्कुल ऐसी ही एक घटना है जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में भूचाल ला दिया है। हाँ, हम 28 अप्रैल 2026 की उस चौंका देने वाली खबर की बात कर रहे हैं। सही कहा। जब यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि वो ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकल रहे हैं। आज हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दबाजी में ये कदम क्यों उठाया, वो भी तब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक भयानक ब्लॉकेज चल रहा है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस जियोपॉलिटिकल भूचाल का दुनिया भर पर और विशेषकर भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, सोर्स मटेरियल पढ़ते वक्त जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी वो थी इस फैसले की टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग सच में बहुत अजीब थी। मतलब यूएई ने ओपेक छोड़ने के लिए सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया। 28 अप्रैल को ऐलान हुआ और 1 मई से वो बाहर, और वो भी ओपेक की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग से ठीक 5 दिन पहले। सही में ये तो वैसे ही है जैसे कोई अचानक आपका व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दे, वो भी पार्टी प्लान होने से ठीक पहले। वही तो। और ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने बहुत ही कैजुअली कह दिया कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है और हम बस धीरे धीरे अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है। पर एक सेकंड, यहाँ एक सबसे बड़ा विरोधाभास है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक तरफ ये ऐलान हो रहा है और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो डबल ब्लॉकेड चल रहा है। जो कि दुनिया के तेल व्यापार का सबसे मेन रास्ता है। सही कहा। तो जब समुद्र का रास्ता बंद है, खाड़ी देशों का तेल रुका हुआ है, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि यूएई आजाद होके भी अपना तेल बेचेगा कहां से। ये तो वही बात हुई ना कि आपने कारपूल ग्रुप छोड़ दिया क्योंकि आपको तेज गाड़ी चलानी थी और शहर से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता ही बंद है। एग्जैक्टली। आखिर उनका प्लान क्या है? देखिए, यहाँ आती है उनकी असली मास्टर स्ट्रोक। उनका शहर से निकलने का वो इकलौता रास्ता बंद नहीं है, क्योंकि उनके पास एक सीक्रेट रास्ता है। वेट, सीक्रेट रास्ता? हाँ, दरअसल यूएई ने सालों पहले अबुधाबी के हबशन से लेकर फुजैरा तक एक बहुत ही विशाल ऑयल पाइपलाइन बिछाई थी। ओह, तो क्या ये पाइपलाइन उस ब्लॉकेड वाले एरिया को बाईपास करती है? 100% बाईपास करती है। ये पाइपलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल बाहर सीधे गल्फ ऑफ ओमान में खुलती है। अरे वाह! और पता है इसकी कैपेसिटी कितनी है? लगभग 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे। मतलब जब बाकी सारे देश ब्लॉकेड की वजह से रो रहे हैं, यूएई शांति से अपना तेल इस प्राइवेट रास्ते से निकाल रहा है। ये तो गजब की प्लानिंग है। तो मतलब जब दुनिया पैनिक कर रही थी, यूएई अपना बाईपास लेकर तैयार बैठा था। बिल्कुल। और आप थोड़ा इसके पीछे के इकोनॉमिक्स को समझते हैं। देखिए, यूएई के पास लगभग 113 बिलियन बैरल्स का ऑयल रिजर्व है, जो कि दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, राइट? सही कहा। और उन्होंने लगभग $150 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं अपनी कैपेसिटी को 5 मिलियन बैरल्स पर डे तक बढ़ाने के लिए। पर दिक्कत ये थी कि ओपेक ने उनका कोटा सिर्फ 3.45 मिलियन बैरल्स पर रोक रखा था। तो इसका मतलब उनका लगभग 1.5 मिलियन बैरल का कैपेसिटी रोज बेकार पड़ा रहता था। एग्जैक्टली। और किसी भी देश के लिए $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके उसे ऐसे धूल फंकते देखना बहुत नुकसानदायक होता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर उनके पास तेल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइन भी है, तो उन्हें रोक कौन रहा था? सऊदी अरेबिया। देखिए, ओपेक में सऊदी अरेबिया एक स्विंग प्रोड्यूसर की तरह काम करता है। वो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए अपना प्रोडक्शन कम या ज्यादा करता है, ताकि दाम स्थिर रहें। हाँ, और इसीलिए वो ओपेक पर अपना दबदबा रखता है। वो यूएई की इस बड़ी डिमांड को लगातार दबा रहा था। तो क्या ये सब सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है, या फिर यूएई इस सऊदी दबदबे से तंग आ चुका था? क्योंकि मेरा मानना है कि ये लोग आजकल टेक और एआई की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो यही है, ये सिर्फ तेल बेचने की जिद नहीं है।
ये अपने पोस्ट ऑयल फ्यूचर को बचाने की लड़ाई है। मतलब वो अपने एआई और डेटा सेंटर्स वाले सपनों के लिए ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल, उन सपनों को सच करने के लिए खरबों डॉलर्स चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आएगा? आज का तेल बेचकर। सही बात है। और इससे मुझे एक टर्म याद आया जो हमारे सोर्सेज में बार बार आ रहा था, पीक ऑयल। हाँ, ये पीक ऑयल का कॉन्सेप्ट यहाँ सबसे जरूरी है। पीक ऑयल वो पॉइंट है जब दुनिया में तेल की डिमांड अपने एब्सोल्यूट टॉप पर होगी और उसके बाद सिर्फ नीचे गिरेगी। इसको एक एनालॉजी से समझाते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी के पास डीवीडी प्लेयर्स का एक बहुत बड़ा वेयरहाउस भरा हो और अचानक उसे एहसास हो जाए कि भाई दुनिया तो नेटफ्लिक्स पर जा रही है। हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। तो समझदारी तो इसी में है ना कि इससे पहले कि उनकी वैल्यू जीरो हो जाए जल्दी से सारे डीवीडी प्लेयर्स बेच दो। सही पकड़ा आपने। और जो मौजूदा ईरान युद्ध चल रहा है ना, उसने इस पीक ऑयल की टाइमलाइन को और छोटा कर दिया है। वेट, युद्ध की वजह से डिमांड पर असर कैसे पड़ रहा है? देखिए, युद्ध से तेल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब एक डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। दाम इतने ऊंचे हो गए हैं कि दुनिया वैकल्पिक ईंधन यानी ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ भाग रही है। ओह, तो मतलब लोग ईवी और सोलर की तरफ और तेजी से जा रहे हैं क्योंकि तेल अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो यूएई को दिख रहा है कि भाई वक्त निकलता जा रहा है, उन्हें जल्दी से जल्दी इस हाई प्राइस का फायदा उठाना है। जैसे ही ये ब्लॉकेट खुलेगा, मार्केट शेयर लेने के लिए एक भेड़चाल शुरू होगी और यूएई इस रेस में सबसे आगे रहना चाहता है। बाप रे, ये तो पूरी एक चेन रिएक्शन लग रही है। लेकिन ये तो हुई इकोनॉमिक्स की बात। इन रिपोर्ट्स में एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी था जिसने मुझे सच में चौंका दिया। आप ईरान वाले एंगल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सोर्सेस के मुताबिक ईरान ने हाल ही में यूएई पर लगभग 2200 ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे हैं। 2200? हाँ, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएई के इजराइल के साथ रिश्ते बन रहे हैं, जिसे हम एब्राहम अकॉर्ड्स कहते हैं। तो इसका ओपेक छोड़ने से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। इन हमलों ने यूएई को दिखा दिया है कि वो अब सिर्फ सऊदी अरब के भरोसे नहीं बैठ सकते। उन्हें अपनी एक इंडिपेंडेंट, एक थोड़ी उग्र विदेश नीति चाहिए। अच्छा, जिसे हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। सही कहा। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत हमें अभी हाल ही में जेद्दा में हुई जीसीसी कंसल्टेटिव समिट में मिला। हाँ, उस समिट में जहां यूएई ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा था। एग्जैक्टली। बाकी सभी देशों के बड़े नेता आए थे, पर यूएई ने सिर्फ अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा। ये डिप्लोमेसी की भाषा में एक बहुत बड़ा इशारा होता है। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि हम अब तुम्हारे एजेंडा के हिसाब से नहीं चलेंगे। बिल्कुल। उन्होंने सऊदी और ईरान दोनों को दिखा दिया कि यूएई अब एक आजाद और नेशनलिस्ट पॉलिसी फॉलो करेगा। लेकिन इस सब का ग्लोबल असर क्या होगा? क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो 2016 के बाद से ये 5वां बड़ा देश है जिसने ओपेक छोड़ा है। हाँ, कतार, इक्वाडोर, इंडोनेशिया और अब यूएई। तो क्या ये हम ओपेक का एंड देख रहे हैं? ये ओपेक के अंत की शुरुआत जरूर हो सकती है। एक तरफ यूएस, कनाडा और ब्राजील जैसे नॉन ओपेक देश अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ ओपेक के अंदर ही फूट पड़ रही है। और इसका सीधा असर यूएस की पॉलिटिक्स पर पड़ने वाला है, राइट? सोर्सेज में जिक्र था कि इससे डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस में बहुत फायदा मिल सकता है। ये कनेक्शन मुझे थोड़ा समझाइए। देखिए, सिंपल इकोनॉमिक्स है। जब यूएई अपनी फुल कैपेसिटी यानी 5 मिलियन बैरल्स मार्केट में डालेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। और सप्लाई बढ़ेगी तो तेल सस्ता होगा। एग्जैक्टली। और अमेरिका में जब गैस स्टेशंस पर पेट्रोल सस्ता होता है तो वोटर्स खुश होते हैं। अगर इलेक्शन से ठीक पहले तेल सस्ता होता है तो इसका क्रेडिट ऑपोजिशन को मिल सकता है, जो इस केस में ट्रंप के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये तो सच में बटरफ्लाई इफेक्ट है। फैसला मिडिल ईस्ट में हो रहा है और सरकारें वॉशिंगटन में पलटने वाली हैं। सही कहा। पर अब उस मुद्दे पर आते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, भारत पर इसका असर। हाँ, ये समझना सबसे जरूरी है क्योंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर हैं। और पिछले 50 सालों से ओपेक के कोटे ने हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली कंट्रोल किया है। बिल्कुल। मुझे याद है रिपोर्ट में लिखा था कि भारत को अक्सर मेडे कॉल्स करनी पड़ती थी। यानी जब भी तेल महंगा होता था हम उनसे गुहार लगाते थे कि भाई प्रोडक्शन बढ़ा दो, हमारी इकोनॉमी डूब रही है। हाँ, क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर असर नहीं पड़ता, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सब्जियां, दूध, सब कुछ महंगा हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो क्या अब हमें सस्ता तेल मिलेगा क्योंकि यूएई हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है? देखिए, उम्मीद तो यही है। अब यूएई ओपेक के कोटे से आज़ाद है, उसे मार्केट चाहिए और भारत जैसा बड़ा और स्टेबल मार्केट उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा।
मतलब हमें लंबे समय तक सस्ते तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। सिर्फ सस्ता तेल ही नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ है। हम फ्यूचर में डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स जैसे रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में यूएई का बड़ा इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं। अरे वाह, ये तो सच में भारत के लिए एक उम्मीद की किरण जैसा है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो बात सिर्फ कुछ मिलियन बैरल तेल बेचने की नहीं है। नहीं, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट्स का एक नया अध्याय है। सही कहा। यूएई समझ गया है कि कल का सोना तेल नहीं बल्कि डेटा और एआई है, और इस रेस में आगे रहने के लिए उन्होंने अपनी पुरानी जंजीरें तोड़ दी हैं। और ये बाकी देशों को भी सोचने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल करेगा। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले हम सबके सोचने के लिए एक आखिरी और थोड़ा गहरा सवाल छोड़ना चाहते हैं। हाँ, जरूर। हमने देखा कि कैसे तेल ने मिडल ईस्ट के देशों को एक साथ बांध कर रखा था, लेकिन अगर आने वाले सालों में तेल का दबदबा सच में खत्म हो जाता है और ये सारे देश एआई और डेटा जैसी टेक इंडस्ट्री पर कब्जा करने की होड़ में लग जाते हैं, तो क्या उनकी वो पुरानी दुश्मनियां और दोस्तियां वैसी ही रहेंगी? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। वही तो। क्या टेक के इस नए दौर में नियम पूरी तरह से बदल जाएंगे? ये एक ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर एक ऐसे ही दिलचस्प मुद्दे को लेकर गहराई में उतरेंगे।